गुड इवनिंग एवरीवन। आज हमारे नए पॉडकास्ट में आप लोगों का स्वागत है। आज का पॉडकास्ट हमारा स्पेशली एजुकेशन फील्ड यानी टीचिंग और गवर्नमेंट जॉब से रिलेट करता है। पिछले पॉडकास्ट में हमने बात की थी बैंकिंग सेक्टर की। आज हम बात करने जा रहे हैं टीचिंग एज वेल एज गवर्नमेंट जॉब्स, स्पेशली एसएससी के अलग अलग लेवल्स, डीएसएसबी एंड अदर्स। तो आज हमारे साथ जो इस फील्ड में अपनी एक्सपर्टाइज शेयर कर रही है वो है एकता सोलंकी। थैंक यू सो मच। एकता बेसिकली दिल्ली एजुकेशन बोर्ड में है। शी इज ए टीजीटी इंग्लिश। यस। और इस लाइन में एकता कैसे आई, क्या एक्सपीरियंस रहा? और क्योंकि एकता को मैं बहुत पहले से जानता हूं, और सबसे बड़ा पॉइंट क्या है, एकदम से ट्रांसफॉर्मेशन होकर के टीचिंग की तरफ आना। बिल्कुल सर। ये एक इसके लिए बिल्कुल अलग ही एक्सपीरियंस था, क्योंकि एम कुछ और था और पहुंच कहीं और गई। तो लेट्स फाइंड आउट कि एकता क्या कहती है। हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। जैसे कि सर ने बताया कि हाँ, बिल्कुल ही जर्नी अपोजिट थी, वो बिल्कुल सही है। बचपन से ड्रीम तो था डॉक्टर बनने का, बट बन गए टीचर। यानी कि डेस्टिनी मैटर्स। ये नहीं है कि डॉक्टर बन नहीं पाई, पर डेस्टिनी कहीं और ले गई। स्कूलिंग मेरी स्प्रिंग विडोज से हुई है, वहीं से मैंने स्कूलिंग अपनी कंप्लीट करी है। ग्रेजुएशन मैंने ओपन से करी है, एसओएल यूनिवर्सिटी से। अब सब लोग सोच रहे होंगे कि भाई ओपन से ग्रेजुएशन क्यों करी, एंड डॉक्टर था, टीचर बन गए। यहीं पे सारी जो जर्नी है बीच में है, जो भी बताने वाली हूँ। एक्चुअली हुआ ऐसा था, मैंने ना अपनी स्कूलिंग लाइफ कंप्लीट करने के बाद, 12th कंप्लीट करने के बाद, मैंने जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं पीएमटी के, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट में, वो दिया एंड उसमें सिलेक्शन भी हो गया बाय गॉड ग्रेस। बट वो सिलेक्शन पोस्टिंग मेरे को मिल गई कर्नाटक में, एंड कुछ फैमिली सर्कमस्टांसेस थे जिस वजह से मैं अपना होम टाउन यानी कि दिल्ली नहीं छोड़ पाई। ट्राई भी करा कि एक बार छोड़ दिया, बट फिर कुछ हेल्थ इश्यूज हो गए कि मतलब मैं वहां पे रह ही नहीं पाई, तो मुझे वापस दिल्ली आना पड़ा। तो मेरा 1 साल वेस्ट हो गया। तो मैंने सोचा साल वेस्ट ना हो, डेडलाइंस चल रही थी एसओएल की कि लास्ट टाइम था, तो फिल कर दिया गया फॉर्म कि चलो आप ग्रेजुएशन आपकी साइड बाय साइड स्टार्ट हो जाएगी। अगर कुछ नहीं हुआ तो ये है कि साल खराब नहीं होगा। नेक्स्ट अटेम्प्ट फिर दिया नेक्स्ट ईयर कि भाई बनना तो डॉक्टर ही है, कि बचपन से था कि डॉक्टर है, तो बनना डॉक्टर था। तो नेक्स्ट ईयर फिर दे दिया एग्जाम, बट फिर सिलेक्शन हो गया। मतलब किस्मत तो अच्छी थी कि वे सिलेक्शन हो रहे थे, बट फिर से कर्नाटक मिल गया। यानी कि भगवान जी ये चाह रहे थे कि तू जाए, अगर डॉक्टर बनना है तो कर्नाटक जा, नहीं तो मत बन। तो फिर मैंने भी ठान लिया कि चलो भाई कर्नाटक तो नहीं जाना, अपने घर में ही रहना है, घर के वालों के साथ रहना है। तो दिल्ली में रहे। ऐसे करते करते ना चाहते हुए भी 2 साल की ग्रेजुएशन हो गई। तो अब 2 साल से ये एक्सपीरियंस मिल गया सर कि डेस्टिनी में कुछ और लिखा है और नहीं है कि डॉक्टर का। मैंने कहा चलो कोई नहीं, क्या पता कुछ अच्छा ही लिखा हो। तो फिर मुझे पता चला कि भाई कुछ गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं प्रेस्टिजियस, जिनको माना जाता है हमारी सोसाइटी में, एंड स्पेशली ना चाहते हुए भी मैंने कहा चलो डॉक्टर का ड्रीम छोड़ते हैं और कुछ और देखते हैं। और अपने में तो होता है ना सर हमारी सोसाइटी में कि डिस्क्रिमिनेशन भी होता है जेंडर पे, कि लड़की है। तो मैंने कहा कि लड़की ही सरकारी नौकरी कर ले तो क्या बढ़िया बात हो जाएगी। तो फिर फैमिली में ये जो छोटी सी एक स्टोरी थी एकता की, एक ब्राइट स्टूडेंट रही, मेडिकल साइड में थी। फॉर्चुनेटली आई वाज हर टीचर। यस सर। और ये जर्नी चली। इसके बाद जो जर्नी रही बड़ी अच्छी जर्नी रही। एक एक पॉइंट को हम लेकर के चले, और हर पॉइंट स्टेप बाय स्टेप, जैसा कि प्री मेडिकल टेस्ट जिसके निकले, इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप चलता गया। उसके बाद बीएड करा। यस सर। उसके बाद मास्टर्स साथ साथ करी, वो भी कॉरेस्पॉन्डेंस करी। यस सर। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट टर्निंग रहा जब डीएसएसबी क्लियर किया। बिल्कुल सर। अब हम छोटी से पॉइंट पे आते हैं। ये तो आपकी जर्नी हुई। अब हम बात करते हैं उन बच्चों के लिए जो आज 12th में है और वो सोच रहे हैं टीचिंग करें। बिल्कुल सर। तो आई सजेस्ट दैट कि भाई देखो, मैं बताऊंगा तो मैं तो रोज बताता हूँ, मेरी तो वैल्यू रहती नहीं। बिल्कुल सर। एक
टीचर होकर के हाउ वुड यू सजेस्ट, जो बच्चा आज 12th में है वो सबसे पहले क्या करे? सर अगर किसी स्टूडेंट ने ठान ही लिया है कि टीचिंग लाइन में जाना है, तो 12th के बाद हमारी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ है जो काफ़ी सारे कोर्सेज ऑफर करती है। जैसे डीएलएड हो गया, डीएलएड है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, डीपीएसपी हो गया कि डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन, इस टाइप के ये जो कोर्स है ना बच्चों, डीपीएससी, ये हर कोई नहीं जानता, नहीं करता, और एनईपी के अंदर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इट इज गोइंग टू प्ले वाइटल रोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, जनरली इसे बच्चे नहीं करते हैं, अवेयर ही नहीं है बच्चे इसके पता ही नहीं है। और सबसे बड़ी चीज, ये कोर्स एनसीटीई अप्रूव्ड है। बिल्कुल सर, 1 से 2 साल का कोर्स होता है। आफ्टर 12th यू कैन डू 50% आपको मार्क्स चाहिए होता है। बिल्कुल सर, 12th में 50% चाहिए। जनरली बच्चे ये सोचते हैं कि पहले ग्रेजुएशन करनी होगी, उसके बाद बीएड करनी होगी, तब हम टीचिंग में जा सकते हैं। Yes. वो भी एक रास्ता है, पर वो ये है कि आपको पहले फर्स्ट ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी। अगर आपको बनना ही टीचर है या टीचिंग लाइन में जाना है, तो आप डायरेक्टली 12th के बाद ही एनरोल कर लो इन कोर्सेज में। बट इनके बारे में अवेयर नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम का नुकसान हो जाता है और साल खराब हो जाता है बच्चे का। अब दिल्ली में हमारे पास जेबीटी, यस सर, डीएलएड, हाँ जी, 2 जगह से होता है। हाँ, एक तो दिल्ली का एजुकेशन हाँ डिपार्टमेंट, जी, हाँ जी, और दूसरा आईपी यूनिवर्सिटी, हाँ जी, बिल्कुल, दोनों अवेलेबल है हमारे पास। हाँ जी, इसके बाद हम आते हैं टीजीटी वाले लेवल के लिए, बिल्कुल सर, जो आपका वाला लेवल है। बिल्कुल सर। उसके लिए क्या करें? सर उसके लिए अगर आपको टीजीटी करना है तो आपको बीएड करनी पड़ेगी ग्रेजुएशन के साथ। तो उसको आप 2 तरीके से कर सकते हो। एक तो आप 3 साल की पहले ग्रेजुएशन करो, फिर 2 साल की बीएड, यानी कि आपके 5 ईयर इन्वेस्ट होंगे। प्लस आज की जो न्यू पॉलिसी है उसके अंदर हमारे पास इंटीग्रेटेड कोर्स आ रखा है, बीए प्लस बीएड, तो वो 4 इयर्स का क्या है। ये केवल बीए वालों के लिए या और नहीं, ये सर बीएससी के वालों के लिए भी BSc के है, लिए। बीए प्लस बीएड या बीएससी प्लस बीएड। वहां पे ये हमारा 1 साल बच जाएगा। अगर अब दोनों बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे भी ग्रेजुएशन और बीएड हो रही है, यहाँ पे भी ग्रेजुएशन बीएड हो रही है, तो हम 4 साल वाली क्यों ना कर लें, 5 साल क्यों करें, 1 साल खराब हो रहा है। ये उनके लिए बेनिफिट है जिनका माइंड बिल्कुल ही क्लियर है कि भाई हमें बनना ही टीचर है और कुछ तो हमें देखना ही नहीं है, तो वो 4 साल वाली कर लें, क्योंकि उनके फिर ऑप्शन सिर्फ टीचर्स के ही खुले हैं। बट कई स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे मेरी जर्नी रही कि मैंने कुछ और सोचा और अब कुछ और हो रहा है, तो उनको ये करना चाहिए कि पहले वो ग्रेजुएशन करे किसी में भी, बीए, बीकॉम, बीएससी, कुछ भी, कि वो 3 साल की ग्रेजुएशन, फिर अपनी 2 साल की बीएड, ताकि उनके पास और भी ऑप्शंस खुले रहें। जैसे कि सीजीएल के हम ऑप्शन अभी हम डिस्कस उस पे आएंगे, करेंगे। अभी हाँ, हम खाली टीचिंग पे चलते हैं, देन वी बिल्कुल विल सर। डिस्कस दैट। अब इसके बाद पीजीटी के लिए आपको मास्टर्स करनी है, हाँ बाकी जी। की जर्नी वही है। सेम साथ है। साथ सीटेट, सर सीटेट इसकी क्वालिफिकेशन है मैंडेटरी, कि आप अगर DSSB की या कोई भी टीचिंग एग्जाम्स देना चाह रहे हो तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है ना, जैसे बीएड होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, वैसे ही आपका सीटेट एक क्वालिफिकेशन है। विदाउट सीटेट आप पेपर में ही नहीं बैठ पाओगे। सीटेट पेपर 1 एंड पेपर 2, हाँ, सीटेट पेपर 1 एंड पेपर 2 है। अगर आप प्राइमरी टीचर बनना चाह रहे हो, यानी कि 5th क्लास तक के टीचर बनना चाह रहे हो, तो आपको पेपर 1 क्लियर होना चाहिए सीटेट का। और अगर आप टीजीटी बनना चाह रहे हो, जैसे कि मैं हूँ, यानी कि 6 to 10th आप पढ़ाना चाह रहे हो, तो आपका पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। एंड इफ यू वांट टू बिकम पीजीटी, यानी कि 11th एंड 12th, तो आपके लिए वहां पे सीटेट मैंडेटरी नहीं है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है, आपको बाद में देना पड़ेगा। इसके साथ एक और चीज बताता हूँ। हाँ जी, कुछ बच्चे डीएड करते हैं बिल्कुल, या जेबीटी करते हैं, पेपर 1 क्लियर करते हैं सीटेट का, बिल्कुल, ग्रेजुएशन साथ साथ करते हैं, क्योंकि हर बच्चा जो डीएड कर रहा है बिल्कुल, या जेबीटी कर रहा है वो साथ साथ ग्रेजुएशन करता ही करता है। पेपर 1 के साथ अगर वो पेपर 2 भी क्लियर कर लेता है, बिल्कुल, तो बिना बीएड किए 8th तक पढ़ा सकता है। बिल्कुल सर। क्योंकि कुछ बच्चों को ये लगता है कि भाई हमने डीएड किया है और डीएड करने के बाद बिल्कुल हमने ग्रेजुएशन किया, अब हम तो खाली प्राइमरी तक रह गए। बिल्कुल सर। अगर आप सीटेट का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों क्लियर करते हैं तो आप 8th तक पढ़ा सकते हैं। आपको बीएड में पेपर देने की जरूरत नहीं है। एक ही बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। बिल्कुल सर। इसके बाद हम बात करते हैं, सपोज कीजिए जैसे अब आप थोड़ा सा सोच रहे थे यूपीएससी की तरफ, लेक्चररशिप की तरफ जाने का अगर मन बने तो क्या करा जाए? सर अगर जैसे कि ये तो स्कूलिंग की हो गई टीचिंग, पर अगर आपको लेक्चरर बनना है, यानी कि आपको कॉलेजेस में पढ़ाना है, तो जैसे सीटेट यहाँ पे मैंडेटरी था, वहां पे नेट का एग्जाम मैंडेटरी है कि आपको नेट का एग्जाम देना पड़ेगा। उसके बाद आप वहां पे यूनिवर्सिटीज एग्जाम्स निकालती है और आप लेक्चरर्स में वहां पे अप्लाई कर सकते हैं जी। यानी पीएचडी के लिए तैयारी कीजिए, एनरोल कीजिए। इसमें ध्यान रखिएगा रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। बहुत सारी फॉरेन यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी ये करा रही हैं। इसके लिए आपको ध्यान रखना है, आपने स्पेशली नेट का एग्जाम को ही भरना है और कोई एग्जाम नहीं भरना है। इसके बारे में हम डिटेल में एक और पॉडकास्ट लाएंगे बाद में,
क्योंकि अभी हमारा लेवल यहीं तक रहेगा। बिल्कुल सर। अब जो बच्चा टीचिंग कर रहा है, हाँ जी। कई बार क्या होता है टीचिंग की वैकेंसी बड़ा लंबा लंबा गैप ले जाती है, बिल्कुल सर। तो उसके साथ साथ वो क्या क्या तैयार कर सकता है? सर जैसा आपने बोला ना टीचिंग की वैकेंसी लंबा गैप ले जाती है, वो फिलहाल अभी के सिनेरियो में हो रहा है, नहीं तो अपकमिंग अभी वैकेंसीज बहुत आ रही है, बम्पर वैकेंसीज आ रही है। तो जो बच्चे अभी करना चाह रहे हैं उनके लिए तो एक गोल्डन ये तो अपॉर्चुनिटी है। हो रहा है। चलिए केवी बिल्कुल। की भी बहुत सारी वैकेंसी बिल्कुल आई सर, हुई है, बिल्कुल। ऑलमोस्ट नोटिफिकेशन आ गया हाँ है। जी। ठीक है, और डीएसएसबी की बहुत सारी हाँ जी, वैकेंसी और हर पोस्ट पे आ रही है। 5,500 के करीब तो टीजीटी की हाँ है। जी, हाँ जी। अच्छी खासी वैकेंसी है, लेकिन पॉइंट ये आ रहा है बीच में बड़ा लंबा गैप आ गया। हाँ जी सर। उस समय बच्चे बड़े फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हमारी तैयारी हुई पड़ी है। बिल्कुल। अब तैयारी में अगर हम ग्रेजुएट लेवल पे है और एसएससी के बिल्कुल, कौन कौन से बिल्कुल। एग्जाम ग्रेजुएशन पे दे सकते बिल्कुल हैं सर। और उसमें क्या डिफरेंस है, बिल्कुल सर। अगर हम यहीं पे क्लियर कर ले तो बहुत अच्छा बिल्कुल होगा। सर, बिल्कुल सर। जैसे आपने एसएससी डिस्कस करा ना, एसएससी में एक तो ग्रेजुएशन लेवल पे भी एग्जाम्स दे सकते हैं, प्लस और फायदा ये है कि जो बच्चे 12th ही अभी पास करके 12th लेवल पे भी काफी एग्जाम्स निकलते हैं। Okay. तो स्टेप बाय स्टेप हम जैसे डिस्कस करें कि अगर हम 12th की बात करें तो हम लोग एसएससी का सीएचएसएल दे सकते हैं, और अगर हम ग्रेजुएशन की बात करें तो सीजीएल दे सकते हैं, सीपीओ दे सकते हैं। DSSS भी काफी सारी वैकेंसीज निकालते हैं क्लरिकल लेवल की, एलडीसी हो गया, यूडीसी हो गया। तो जो एलडीसी है वो तो इवन 10th लेवल पे भी निकलती है। ओके। तो काफी बच्चे जो हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं, और कॉमन बात यह है कि सबका सिलेबस ऑलमोस्ट दैट सेम इज है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जब हम 12th की करते हैं तो सबसे बिल्कुल। पहले हम पेपर देते हैं सीयूईटी का। बिल्कुल सर। सीयूईटी के 4 सब्जेक्ट हाँ जी। जो हमने बेसिक कवर करने हैं, बिल्कुल सर। और गवर्नमेंट जॉब के 4 सब्जेक्ट, ये कॉमन ही है, सेम ही है सर। अब वो क्या क्या है एक बार उस पर बात कीजिए। सर सबसे पहले तो मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग एंड द जनरल स्टडीज। एंड ये चारों ही सब्जेक्ट हमारी स्कूल लाइफ से ही कनेक्टेड है, तो कोई नई चीज हम नहीं पढ़ रहे। तो बच्चे जो समझते हैं कि भाई ये बच्चों को ना एक छोटा सा प्रॉब्लम मैथमेटिक्स में रहता है। अच्छा। मैथमेटिक्स, अर्थमेटिक एंड द एडवांस। अब यहाँ एक बच्चों का बड़ा इशू रहता है, तो बच्चे किस लेवल की तैयारी के लिए कौन से पार्ट को पढ़ें? बिल्कुल सर, अगर जैसे हम डीप में जाए ना कि मैथ्स में बच्चे कंफ्यूज हैं, तो पहले बच्चे को कहीं ना कहीं ये अपना क्लियर करना पड़ेगा कि वो कौन सी फील्ड में जा रहा है। अगर वो अभी कंफ्यूज है तो वो सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक पे ही फोकस करे। अर्थमेटिक में हमारे पास कुछ टॉपिक्स आ जाते हैं जैसे रेशियो, परसेंटेज, इस टाइप से। हाँ, इस टाइप से टॉपिक्स आ जाते हैं, तो वो अर्थमेटिक पे फोकस करे। पर अगर बच्चे का गोल क्लियर है, लाइक वो एसएससी की फील्ड में जा रहा है, तो उसे एडवांस मैथ्स भी करना पड़ेगा, जैसे ज्योमेट्री हो गया, ट्रिक हो गया अपना। अगर ये है कि टीचिंग क्लियर है, आना दोनों ही है, पर यहाँ पे एक परसेंटेज रेशियो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है कि जैसे लोअर एग्जाम्स हो रहे हैं, यानी कि 10th और 12th लेवल के हो रहा है, कि सीएचएसएल हो रहा है या एलडीसी के एग्जाम्स हो रहे हैं या टीचिंग एग्जाम, तो उसमें अर्थमेटिक मैथ्स का वेटेज ज्यादा है। और अगर मान लो सीजीएल है या सीपीओ है, तो उनके बीच में इक्वल रेशियो है, या कहीं ना कहीं एडवांस का पढ़ना भारी हो जाता है, क्योंकि वहां पे लेकिन जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा, बिल्कुल, तो फिर तब तक वो एडवांस भी नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब जरूरी है कि आप शुरू से ही अपने बेसिक मैथमेटिक्स पे काम करते रहिए। बिल्कुल सर। इसके बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस। सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि जनरल अवेयरनेस के अंदर बड़ा वास्ट सिलेबस रहता है, बहुत ज्यादा, और बच्चे इसको कवर नहीं कर पाते। बिल्कुल सर, कवर इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो कितना ज्यादा वाइड है, बट उसके अंदर भी ना हम एक थोड़ा कहते हैं ना स्मार्ट स्ट्रैटेजी बनाए, तो वो हमारे लिए काम करेगा। कि अब जैसे आपने बताया कि भाई बच्चा 12th के बाद ग्रेजुएशन तो करेगा ही, चाहे उसको जॉब मिल जाए ना मिल जाए, तो उसको सीयूटी का एग्जाम तो देना ही पड़ेगा। तो अब यहाँ पे सीयूटी में भी जनरल स्टडीज आ रही है, तो करंट अफेयर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं कि अपने करंट अफेयर्स टॉपिक कवर करें। अच्छा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, बच्चे न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। सर न्यूज़पेपर पढ़ना तुमने कितना पढ़ा? सर सच बताऊं तो मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाती थी, पर तो मैं क्या करती थी? सर फोन आजकल सबके पास है, तो वही न्यूज़पेपर की समरी फोन पे, कि भाई ऐप में या फिर यूट्यूब पे हमने कोई एडिटोरियल फॉलो कर लिया कि हम डेली बेसिस पे उसको कर रहे हैं। क्योंकि आज की जनरेशन मेरे को लगता है कि न्यूज़पेपर नहीं कर पाती रीड, परचेज नहीं करती, बट लेकिन वो मैंडेटरी है। तो अगर आप वैसे नहीं कर रहे, पर फॉलो तो आपको रहना पड़ेगा, ताकि करंट अफेयर्स आपके कवर हो, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अच्छा, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम हर 15 डेज में ना अपना एक करंट अफेयर्स का नेशनल और इंटरनेशनल एक वीडियो देते हैं। अच्छा, हम लोगों ने अपने चैनल पे रेगुलरली करंट अफेयर्स का, जिसमें हम लगभग 25 मेन न्यूज, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, इकोनॉमी, सारे सेक्शन कवर करते हुए हम डालते हैं।
ये मेरे लिए भी So- यूजफुल हो जाएगा हाँ, सर। अब बिल्कुल। तो मैं ही नहीं पढ़ पाती न्यूज़पेपर, तो हम मैं ये हर सोच रही थी 15 क्या डेज में देखूं। और बाकायदा डेट मेंशन करते हैं कि Okay, इतनी sir. तारीख से इतनी तारीख तक के ये है। चलो, ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं आपके और मेरे कॉमन सब्जेक्ट पे। वो सर इंग्लिश है। इंग्लिश है, मैं भी टीजीट इंग्लिश हूँ, सर भी मेरे इंग्लिश के टीचर रहे हैं। ठीक है ना। हाँ जी तो सर। अब जो है सबसे बिल्कुल। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि इंग्लिश में मेन तैयारी कब और कैसे की जाए। सर इंग्लिश के लिए ना कहीं जैसे मैंने अभी आपको बताया कि न्यूज़पेपर पढ़ो, और न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे तो आपको अवेयर रहना पड़ेगा, यानी कि आपकी रीडिंग हैबिट जरूर होनी चाहिए। कि तो मैं बुक्स पढ़ती थी, मुझे बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है। अब जरूरी नहीं है स्कूली किताबें पढ़े, नॉवेल्स भी पढ़ सकते हैं हम लोग, कि नॉवेल्स पढ़ सकते हैं। अब आपका जिसमें भी इंटरेस्ट है, उससे क्या होगा कि अगर हमारी रीडिंग हैबिट होगी ना, तो हमारा जो कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन है वो स्ट्रोंग होगा, वोकैब का सेक्शन है वो स्ट्रोंग होगा, तो हमारे इंग्लिश में ऑटोमेटिकली मार्क्स इंक्रीज होंगे। और हर एक एग्जाम में इंग्लिश तो आ ही रही है आजकल, इंग्लिश के बिना गुजारा ही नहीं देखिए है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए इस फील्ड के अंदर, क्योंकि हम लोग इंग्लिश के रेगुलर वीडियोस रखते हैं, सबसे ज्यादा हमारे चैनल पे वीडियो इंग्लिश के ही मिलते हैं। तो यहाँ क्या है, इंग्लिश की वोकैबुलरी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल करते हैं फ्रेजेस एंड इडियम। यस सर। सिनोनिम एंटोनिम तो हर बच्चा देखता है, बिल्कुल। वो एग्जाम के टाइम पे ही देखता है। सबसे बड़ी गलती हर बच्चा यही करता है। बिल्कुल सर। मेरा ये मानना है हर बच्चा 10 सिनोनिम एंटोनिम डेली याद कर ले। हाँ 12th क्लास से करे, बिल्कुल। अपनी एक प्रॉपर रजिस्टर या डायरी मेंटेन करे, एट द एंड ऑफ द मंथ उसको रिकॉल करे। yes। ठीक है, और ईडियम एंड फ्रेजेस जनरली क्या होता है, इनका यूज नहीं होता। हम यूज तो कर रहे हैं रोज, लेकिन हमें पता ही नहीं है, क्योंकि हम उसको उस एक्चुअल फ्रेज में यूज नहीं कर रहे। और ये पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्पेशली कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस में ये बच्चों को कंफ्यूज कर देते हैं। हाँ जी सर। पुट ऑफ, पुट इन, पुट ऑन, अब ये पता ही नहीं रहता बच्चों को, प्रपोजिशनल वर्ब्स हैं। बिल्कुल सर। ये चीजें नहीं पता होती, तो सबसे जरूरी है आप इन चीजों को प्रॉपर तरीके से। बिल्कुल। इसके अलावा इंग्लिश में सर मेन तो ये है कि हमें कॉम्प्रिहेंशन कवर करना पड़ेगा और वोकैब, क्योंकि ओवरऑल हमारे लिए है। बाकी फिर हमारे पास जैसे बेसिक हम पढ़ते आ रहे हैं कि भाई आर्टिकल्स हो गया, हमारे पास एडवर्ब हो गया, कि हमें बेसिक ग्रामर आनी चाहिए, क्योंकि एरर फाइंड आउट करना और उसको ठीक करना, इसी पे क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं। ये छोटी छोटी चीजें जो है ना, हमारे बड़े छोटे छोटे वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएंगे हमारे, आपने देखा भी होगा कई सारे हमारे वीडियोस, इनके ऊपर बेसिक चीजों पे हम ज्यादा बड़े वीडियो नहीं देते, छोटे छोटे वीडियो देते हैं, क्योंकि हमारा ही सब्जेक्ट, हमारा ही चैनल, तो सबसे ज्यादा फोकस हम इंग्लिश पे ही रखते हैं। ठीक है सर। अब हम बात करते हैं रीजनिंग की। ओके सर। रीजनिंग बच्चों के लिए ना नई चीज हो जाती है। वैसे तो अपने 10th और 9th के बच्चों को भी हम असर्शन रीजनिंग समझा रहे हैं आजकल। अच्छा। अपने इंग्लिश के ही पेपर में आ जाती है। बिल्कुल सर। ठीक है ना। बिल्कुल। लेकिन पॉइंट ये है, बच्चे उसको छोड़ देते हैं, गलत कर देते हैं, उनको पता ही नहीं चलता लॉजिक कहाँ है कहाँ नहीं है। तो ये सारे फैक्टर्स बड़ा मैटर करते हैं। सर ये शायद ना इसलिए हो रहा है, मतलब अभी तो थोड़े बच्चे अवेयर हो गए हैं स्टूडेंट्स, पहले के टाइम पे ना या मेरे टाइम पे मैं अवेयर ही नहीं थे स्टूडेंट कि हमारे होती थी ये रटे हुए क्वेश्चन कर लो, हाँ यही आने हैं। बिल्कुल, क्योंकि मैथ्स हमने सुना हुआ सब्जेक्ट लग रहा है, इंग्लिश सुना हुआ लग रहा है, जनरल स्टडीज सुना, रीजनिंग कहीं सुना ही नहीं स्कूल लाइफ में। तो अचानक से होता है कि रीजनिंग एक नया सब्जेक्ट आ गया तो वो टफ हो गया। पर जब आप तैयारी में आओगे ना, तब आपको पता चलेगा कि रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जो स्कोरिंग और सबसे आसान है, कि हमारी डे टू डे लाइफ में ही वो हो रहा है, कुछ जुड़ा हुआ। बिल्कुल। तो सबसे आसान वही है, बस वो है कि वहां पे टाइम मैनेजमेंट और लॉजिक। तो ये 4 टॉपिक रहते हैं, लेकिन अगर हम टीचिंग में जाते हैं तो एक सब्जेक्ट और ऐड होता है। सर हिंदी ऐड हो जाता है एंड द पेडागोगी, मोस्ट इंपोर्टेंट है पेडागोगी। बट लेकिन पेडागोगी आपकी ना कवर हो जाती है, जैसे कि अगर आपने आइडिया फिक्स कर रखा है कि टीचिंग में जाना है, तो आपने बीएड, जेबीटी, डीएलएड ये कोर्सेज करे हैं, तो वहीं आपकी पेडागोगी क्लियर हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, जब आप बीएड कर रहे हैं तो पेडागोगी का जब पेपर होगा तो उसके नोट्स बनाइएगा, ये नहीं कि रात को पढ़ा और सुबह दे आए। बिल्कुल, उसको प्रॉपर नोटिंग कीजिए, सो दैट कि आपके जो पेपर में एक अच्छी वेटेज आती है, बिल्कुल बहुत अच्छी खासी वेटेज है उसकी, तो उस पे आप काम कर सकें। उसके अलावा एक और पॉइंट बोला, हिंदी है सर, कि काफी सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स है, जैसे मैंने लिया था सीजीएल का नाम लिया था, सीपीओ का लिया था, सीएचएस, उनमें हिंदी नहीं आती है। पर टीचिंग एक्सेल एग्जाम में जिसमें हिंदी भी आती है, क्योंकि भाई आप स्कूल में पढ़ाने जा रहे हो तो हिंदी भी मेन सब्जेक्ट है, एक लैंग्वेज है, तो हिंदी पे भी आपको फोकस करना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना है, जिन बच्चों को फोकस केवल टीचिंग पे है वो हिंदी को देखें, जरूरी है। बेसिक्स हिंदी के समझना वो बड़ा जरूरी है, मात्राओं का ध्यान देना, व्याकरण का ध्यान देना, ये बड़ा जरूरी है। बिल्कुल सर, ठीक है ना। अब टीचिंग और गवर्नमेंट जॉब, हाँ जी, इन दोनों के साथ साथ बच्चा कोई और ऑप्शन देख सकता है?
सर ऑप्शंस तो काफी सारे हैं, जैसे यूपीएससी में भी जा सकते हैं कि अब अगर आपको टीचिंग फील्ड में जाना है या कोई अपर फील्ड में जाना है तो अब ना बच्चों को ज्यादातर रवैया, मैं खुद पर्सनली बात करूँ तो मुझे लगता था यूपीएससी जो है ना सिर्फ आईएएस होता है, आईपीएस होता है, यानी कि सिर्फ ग्रुप ए की जॉब। ग्रुप ए में और भी सारी जॉब, जैसे कि हमारे प्रिंसिपल हैं स्कूल्स में, तो वो कहाँ से आते हैं? वो यूपीएससी से आते हैं। दो जो तरीके होते वाइस हैं प्रिंसिपल है, पहुंचने के। यस सर, या तो आप प्रमोशन लेते दैट विल टेक 30 इयर्स बिल्कुल और तब तक रिटायरमेंट आ जाता है। बिल्कुल, कईयों को स्केल मिल जाता है प्रिंसिपल का, लेकिन प्रिंसिपल की स्टैंप नहीं मिल पाती। बिल्कुल सर। तो आप पे एक रास्ता है, आप यंग हैं, आप लोगों के पास एक रास्ता है, आप यूपीएससी के थ्रू प्रिंसिपलशिप के लिए निकल सकते हैं। बिल्कुल सर। एक तो ये बेसिक क्वेश्चंस हमारे रहे। हाँ जी सर। इन सब के बीच में एक और इंपॉर्टेंट चीज, मेंटरशिप। बिल्कुल सर। कोई भी बच्चा है उसके लिए एक मेंटर होना मस्ट है सर, मस्ट है। बिल्कुल। तो मेंटर के बिना क्या ये पॉसिबल है? सर मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि आजकल इतनी सारी जनरेशन जो है ना, और इतनी सारी उन जनरेशन में प्रॉब्लम्स हैं, तो कहीं ना कहीं कोई गाइडेंस चाहिए। चाहे अब जरूरी नहीं है कि वो कोई टीचर ही हो, इवन हमारे एज ग्रुप का कोई हमारा फ्रेंड भी हो सकता है, हमारा फैमिली मेंबर भी हो सकता है, पर कोई ना कोई एक पर्सन जरूर है जो हमें चाहिए। क्योंकि ना थोड़े थोड़े टाइम में डिमोटिवेट हो जाते हैं, यार हमसे नहीं हो रहा, या मान लो हमारे फ्रेंड का कहीं हो गया, या कई बार होता है ना सर कंपैरिजन होने लगता है कि उसकी फैमिली में उसको इतने रिसोर्सेज मिल रहे हैं, मुझे नहीं मिल रहे, या मेरी फैमिली में मिल रहे हैं उसको नहीं मिल रहे, वाइस वर्सा। तो एक चाहिए मेरी लाइफ में, जरूरत होती है। बिल्कुल। तेरे पास था कोई? बिल्कुल सर, मेरे पास बहुत सारे थे बहुत सारे, मेरी फैमिली थे, आप थे, बहुत सारे थे, मेरे भाई था। सबसे बड़ी चीज क्या होती है? यू नीड फैमिली सपोर्ट। बिल्कुल सर। और फैमिली सपोर्ट तब आती है व्हेन यू आर ऑनेस्टली गिविंग योर एफर्ट। बिल्कुल सर। क्योंकि घर वालों को पता है आप क्या कर रहे हो। हाँ जी। दुनिया को तो कुछ भी दिखा लो, हाँ, घर वालों की नजर से नहीं उनसे छुपेगा। आप नहीं बच सकते किसी कीमत पे। दे नो हाउ मच एफर्ट यू आर पुटिंग। बिल्कुल, क्योंकि रहे घर में ही रहे हैं तो देख रहे हैं भाई क्या सच है। रिसोर्स देना किसको है? घर वालों को देने हैं रिसोर्सेज। तो अल्टीमेटली यू नीड टू बी ऑनेस्ट विद योर ड्रीम्स। यस सर। सपने देखो, लेकिन सपनों के साथ ईमानदारी से मेहनत करो। बिल्कुल। थैंक यू एकता, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग सच ए ब्यूटीफुल इंसाइट। और आगे भी कोशिश करेंगे, आपको फिर बुलाएंगे, एंड होप दैट कि आगे निकलो, टीचिंग से ऊपर अगले लेवल पे पहुंचो। सर मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी, मतलब जो स्टूडेंट्स की क्वेरी रहती है, कई ना स्टूडेंट्स, मतलब जैसे अब मैं लग गई हूँ तो मेरे से ये पूछते हैं कि आपको कितना टाइम लगा। ये क्वेश्चन मैं मिस कैसे कर गया? आपकी स्टूडेंट हूँ सर, तो मुझे चीजें याद रहती है। हाँ। तो एक तो क्वेश्चन ऐसा नहीं है कितना टाइम लगा। हाँ जी। मैं ये पूछूंगा कि भाई एक बच्चे को कितना टाइम डिवोट करना चाहिए पर डे? ओके, थोड़ा प्रिसाइसली चलते हैं। बिल्कुल। लेंथ तो बाद की बात है, वो तो डिपेंड करेगा पेपर कब आएगा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर हम एज ए बिगनर है, 12th कर ली और टारगेट टीचिंग का है, तो डे 1 से सीयूईटी करते करते हमें कितना टाइम डिवोट करना चाहिए, एक्सेप्ट योर रेगुलर स्टडीज? समझ गई सर। जैसे आपने टीचिंग बोला ना, मैं टीचिंग क्या कोई भी एग्जाम हो, क्योंकि मैंने तो वो डॉक्टरी के भी एग्जाम्स दिए, एंट्रेंस के, एंड टीचिंग के भी दिया, इवन मेरे कई सारे एग्जाम्स और भी क्लियर हुए हैं, और मैंने उसमें से टीचिंग चुनी। आई नो दैट। मेरे को सिर्फ और सिर्फ, जो मैं अपना यूज बता रही हूँ, जनरली जिनसे मैं सुनती हूँ वो भी, कि 4-5 घंटे इनफ है। बच्चों को लगता है कि 10-10, 12-12 घंटे पढ़ेंगे तो होगा, नहीं, 10-10, 12 घंटे आप पढ़ ही नहीं सकती, ह्यूमन ब्रेन की कैपेसिटी फिक्स है। तो जो मैंने अपनी चीज में या अपनी जर्नी में नोटिस करा वो ये था कि रेगुलरिटी होनी चाहिए। 4-5 घंटे पढ़ो, पर रेगुलर पढ़ो, रेगुलर रहना मस्ट है, उसके बिना नहीं होगा। बच्चों, जो एकता ने पॉइंट बताया ना, वो मैं अक्सर डिस्कस करता हूँ। ये नहीं है कि आप वीकेंड पे घूमने निकल गए, भाई 5 दिन 1-1 घंटा फालतू पढ़ लेंगे ना। बिल्कुल। आपको चाहिए रेगुलरिटी। आप दुनिया का कोई काम करें या ना करें, आपने जो शेड्यूल फिक्स किया हुआ ना, आप उस पर रहें। बिल्कुल। आज की तारीख में तो बड़ा आसान हो गया पढ़ना, आपके पास फोन हर समय रहता है। बिल्कुल। कहीं भी आप जाइए, रात को सोने के लिए आपको टाइम होता है, आप इतना टाइम तो अकेले ले लेते हैं। जस्ट टेक आउट योर फोन, मेक योर नोट्स। बिल्कुल सर। प्रिपेयर कीजिए, वोकेबलरी प्रिपेयर कीजिए। कुछ नहीं तो आपने सब्सक्रिप्शन लिए हुए होते हैं बहुत सारे एग्जाम्स के, आप अपने पेपर मॉक टेस्ट दे दीजिए। इसी के साथ साथ अगला क्वेश्चन आता है मॉक। ओके, हाँ, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि मॉक्स इसलिए देने जरूरी है कि हमें पता चले हम ना पढ़ तो रहे हैं और सही पढ़ रहे हैं और हमारे नंबर भी आ रहे हैं, पर असली खेल तो सर टाइम का है, टाइम मैनेजमेंट।
कि हमें 20 क्वेश्चन कर तो लेने हैं, पर 20 क्वेश्चन 1 कितना घंटे time में हो लगा? रहे हैं, 20 मिनट में हो रहे हैं या 10 मिनट में हो रहे हैं, एक्चुअल तो वही है। और स्पेशली मैथ्स के साथ है ये Maths, कि रीजनिंग reasoning एंड और इंग्लिश में तो स्टूडेंट्स कर लेते हैं मैनेज, पर Maths में मैथ्स में, क्योंकि मैथ्स का ना एक अलग ही फोबिया बन रखा है हमारी जनरेशन में। ये तुम्हारी नहीं, आने वाली पे भी है। हाँ, तो मैथ्स में स्पेशली है कि टाइम मैनेजमेंट मस्ट है, और साथ साथ यहाँ पे एक चीज हो रही है कि क्वेश्चन छोड़ना भी आना चाहिए हमें। हाँ। ईगो पे नहीं लेनी वो बात कि हमसे मैंने क्वेश्चन 20 के क्यों नहीं हो 20 रहा। करने हैं। हाँ, कि हमने कई बार होता है वो क्वेश्चन ना ड्यूरिंग द मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया होता है, पर एक्चुअल एग्जाम के टाइम पे वो क्वेश्चन आ जाता है और प्रेशर में हम नहीं कर पाते, तो हमारा बाकी पेपर भी हम छोड़ने पर रेडी हो जाते हैं कि ये क्यों नहीं हो रहा। अच्छा, वो इसी के चीज़। साथ साथ एक और पॉइंट आता है। हम्म, वो पॉइंट ये आता है एक था कि भाई ये पेपर में लगभग मान लो आपके 120 क्वेश्चन है। हाँ जी सर। हर बच्चे को मिनिमम कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए? सर इसको ना एक्चुअली जिस ईयर में आप एग्जाम दे रहे हैं ना उसके ऑन एन अकॉर्डिंग एवरेज लेके चलो, ऑन एन एवरेज 70-80। 80, हाँ, जिसमें आपको ये लगे कि मेरे 80 में से 75 सही होंगे। बिल्कुल 70-75 सही होंगे, क्योंकि- कि कोशिश करना है नेगेटिव ना करो। हाँ, हाँ। दैट इज द पॉइंट। बस मस्ट वही है। 80 प्लस रहे तो बहुत अच्छा है, बहुत लेकिन अच्छा, नेगेटिव कम हो। बिल्कुल सर। लेकिन इस बार जैसे एक दो पेपर के अंदर कट ऑफ बड़ी ऊंची निकल हाँ, गई। तो मैंने इसलिए वो बोला कि जिस साल आप पेपर दे रहे हो कि उस साल का कट ऑफ क्या है, क्योंकि एग्जाम पैटर्न चेंज होता रहता है, सिलेबस वही है पर एग्जाम पैटर्न थोड़ा डिफिकल्टी हाँ, इस साल लेवल ऊपर हमारा नीचे। एसएससी के भी बहुत चेंज आ गए बिल्कुल हैं, सर, ठीक है ना। तो हमारे पास छोटी छोटी चीजें हैं, ये बड़ी माइन्यूट चीजें हैं। बिल्कुल सर। ये केवल वही बता सकता है जिसने पेपर दिए हुए हो। हाँ जी, हर कोई इसको नहीं बता सकता, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों, ये छोटे छोटे पॉइंट्स बहुत मैटर करते हैं। दूसरा, आपकी एक जॉब लग गई, जैसे इसने बताया नहीं आपको कि क्या क्या लगी थी, इसके बीच में 2-3 एग्जाम बहुत अच्छे क्लियर हुए, बट बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से छोड़ दिए जाते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट फैक्टर, क्योंकि फिर वो अलग ही लेवल पे चला जाएगा। यस सर, क्योंकि टीचिंग जॉब स्पेशली फॉर गर्ल्स बेस्ट। सबसे कंफर्टेबल है। हाफ डे के बाद आप अपनी फैमिली को अपने लिए टाइम दे सकते हो, रिस्पेक्टेबल है, बिल्कुल। प्लस एक अच्छा एक हैंडसम अमाउंट भी आता है। यस सर। सब चीजों के अंदर सेटिस्फेक्शन है। छुट्टी की रही बात, तो छुट्टियां बहुत सारी अवेलेबल होती हैं, सर, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप डीएसएस भी कर लो तो इन हाउस रहते हो, दिल्ली वाले बच्चे। अब इसी तरह से हरियाणा वाले बच्चे हैं तो हरियाणा स्टेट बोर्ड का होता है, यूपी वाले तो यूपी स्टेट बोर्ड का होता है, राजस्थान है तो राजस्थान स्टेट बोर्ड का होता है। सबसे बड़ा फायदा ये है। उसके अलावा केवीएस है ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर प्रतिभा, ये आपके नवोदय एकल के भी होते हैं, नवोदय के भी होते हैं, एकलव्य विद्यालय और नवोदय विद्यालय। उसमें आपके पास ये है कि भाई पूरी इंडिया में आपको कहीं भी दिया जा सकता है। हाँ, जिनको शौक है भाई बाहर घूमने का, नई नई जगह नॉर्थ ईस्ट में पोस्टिंग ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको अच्छा मौका है। पे अच्छा है, रिस्पेक्ट पूरी है, टाइम लिमिटेड है, एक अच्छी रिप्यूटेड जॉब है। बिल्कुल सर, मैं मानूंगा और भी जॉब के कंपैरिजन में, वेयरएज लोग अब उतनी रिस्पेक्ट कम कर रहे हैं, बट अभी भी सोसाइटी के अंदर बोलते हैं ना, टीचर है तो रिस्पेक्ट। बिल्कुल सर, क्योंकि टीचर ही तो बाकी क्रिएट कर रहा है। डॉक्टर भी वही बना रहा है, डॉक्टर, इंजीनियर, सब टीचर ही बना रहा है। तो अल्टीमेटली आज भी हमारी उसमें रिस्पेक्ट बिल्कुल सर बची हुई है। तो एकता, आज के पॉडकास्ट में हम इतना ही करते हैं। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच बेटा फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू बेटा।